Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bhai Studies. Now we will talk about the neo-Darwinism. Darwinism में कुछ theories में कुछ कमियां थी, उसमें कुछ criticism थे, उसको ही वापस renew करके नया theory दिया गया, that is neo-Darwinism, जिसमें कुछ corrections किए गए. ठीक है? This theory was given by the scientist called Romans in 1888. ठीक है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वेरिएशंस हो रहे थे उस वेरिएशंस को क्या बोला गया? दिस इज कॉल्ड दी जेनेटिक वेरिएशन. नॉट ओनली वेरिएशन, दे आर कॉल्ड नाउ जेनेटिक वेरिएशंस. ओके, और उसमें कुछ हर एक थ्योरी में हर एक पोस्टुलेट्स में कुछ कुछ करेक्शंस किए गए. फिर ये क्या हुआ? टोटली एक्सेप्ट हुआ गया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि न्यू डार्विनिज्म में क्या क्या पॉइंट्स ऐड ऑन किए गए या क्या मैनिपुलेशन किया गया. पहला जो डार्विनिज्म का पोस्टुलेट था दैट इज द रैपिड मल्टीप्लिकेशन. पॉपुलेशन बहुत रैपिडली डिवाइड करती है इन अ जियोमेट्रिक मैनर. ओके, तो वो वाला तो क्या था? दिस इज सेम एज इट इज, इसमें कोई करेक्शन नहीं किया गया. देन लिमिटेड फूड सप्लाई, क्योंकि हमें पता है कि इकोसिस्टम में लिमिटेड फूड है, सप्लाई भी लिमिटेड है, स्पेस भी लिमिटेड है, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे पॉपुलेशन का साइज बढ़ता जाएगा बट सब लिमिटेड स्पेस होने की वजह से नाउ दे विल स्ट्रगल फॉर देयर एग्जिस्टेंस. फूड के लिए स्ट्रगल होना शुरू होएगा, स्पेस के लिए स्ट्रगल, एंड फॉर अदर थिंग लाइक मेटिंग. फाइन, तो दीज ऑल थ्री points are same as it is of Darwinism. Now fourth point जो आता है वेरिएशंस, यहाँ पे क्या हुआ? कुछ और न्यू पॉइंट्स ऐड ऑन किए गए, क्योंकि डार्विन ये समझा नहीं पाया था कि वेरिएशन हो रहा है बट ये क्रिएट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका डार्विन आंसर नहीं दे पाया. और उसने कुछ पेनजेनेसिस थ्योरी जनरेट की थी कि ऐसा कुछ है कि अलग अलग उसके ग्रेन्यूल्स बनते हैं और वो ट्रांसफर होते हैं न्यू गैमीट में. तो वो थ्योरी भी डिस्प्रूव हो गई थी. तो इस वजह से यहाँ पे क्या बताया गया कि ये वेरिएशन कैसे होते हैं? दे आर कॉल्ड जेनेटिक वेरिएशंस. ठीक है, ये जेनेटिक वेरिएशंस मतलब कि जो जीन लेवल पे वेरिएशन क्रिएट हो रहे हैं उसके जेनेटिक लेवल पे हो रहे हैं. ये वेरिएशन बहुत रीज़न की वजह से होता है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न इज व्हाट? म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या होता है? दे आर द सडन इनहेरिटेबल चेंजेस. ये म्यूटेशन क्या होते हैं? ये सडन चेंज होते हैं. और कैसे होते हैं? इनहेरिटेबल, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होने की कैपेसिटी रखते हैं. ये म्यूटेशन जब सडन होते हैं तो ये किस लेवल पे होते हैं? इसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंजेस हो सकता है, इसके क्रोमोसोम नंबर्स जो है उसमें चेंज हो सकता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है उसमें भी चेंजेस होते हैं. ठीक है, क्या हो रहा है? न्यूक्लियोटाइड लेवल पे उसकी जीन सीक्वेंस चेंज हो गई, या क्रोमोसोम नंबर कम या ज़्यादा हो गए, या उसका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया. तो बिकॉज ऑफ दिस ये क्या हो रहा है? जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन क्रिएट हो रहा है और उसकी वजह से क्या होगा? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं चेंज होगी, दैट लीड्स टू वेरिएशन. ठीक है, सेकेंड जो होता है दैट इज कॉल्ड दी हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि दो डिफरेंट पेरेंटल एंड मैटरनल. ठीक है, उन दोनों का ही पैटर्नल एंड मैटरनल उन अलग अलग इंडिविजुअल की जो जीन है वो क्या हो रहे हैं? हाइब्रिडाइज हो रहे हैं. और हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से एक नया ही जीन फ्रिक्वेंसी निकल के आ रही है, एक नया ही कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट? रिकॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन यानी कि दो अलग चीजों का वापस से कंबाइन होना, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन. इट अकर ड्यूरिंग दी फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें पैटर्नल और मैटरनल, मदर और फादर के गैमीट्स आते हैं और आपस में कंबाइन होते हैं, जिसकी वजह से उनके दोनों के जीन्स भी कंबाइन होकर वापस से एक नया जीन बनता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में तो क्या हो रही है? जीन रीशफलिंग हो रही है. क्या हो रहा है? जीन रीशफलिंग इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन. कहाँ कहाँ हो रहा है? लाइक ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. और किस में होता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, आपने मेंडल में पढ़ा होगा लॉ में, जब असॉर्टमेंट होते हैं, जीन्स अलग अलग होते हैं, तब भी यहाँ पर कुछ वेरिएशन हो सकता है रिकॉम्बिनेशन की वजह से. ठीक है, एज वेल इट इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दी क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है, दो अलग अलग क्रोमोसोम में क्रॉसिंग होती है जीन्स की, तो उसकी वजह से भी एक न्यू जीन फ्रिक्वेंसी निकल कर आती है. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया. देन देयर इज अ माइग्रेशन. ठीक है, माइग्रेशन मतलब कि एक पॉपुलेशन जो है उस पॉपुलेशन में से कुछ
जीन यानी कि कुछ पॉपुलेशन यहाँ से निकलकर बाहर चली गई, दैट इज कॉल्ड ई माइग्रेशन, या फिर बाहर से कुछ पॉपुलेशन इसके अंदर आ गई, दैट इज कॉल्ड इमाइग्रेशन। तो ड्यू टू ई माइग्रेशन और इमाइग्रेशन, या तो कुछ नया, जैसे कि सपोज इमाइग्रेशन हो रहा है, बाहर से कुछ जीन कॉम्बिनेशन जो है वो इस पॉपुलेशन के अंदर आ रहे हैं, यानी कि कुछ न्यू जीन फ्रीक्वेंसी इस पॉपुलेशन के अंदर एंटर हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जीन पूल जो पूरा जीन फ्रीक्वेंसी है वो ही थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। दैट ऑल्सो लीड्स टू कॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, तो माइग्रेशन की वजह से भी होता है। ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग इज व्हाट, नॉन रैंडम मेटिंग। ठीक है, नॉन रैंडम मेटिंग में क्या होता है, किसी भी दो इंडिविजुअल विच इज़ रैंडम, उनके बीच में मेटिंग अगर क्रिएट हुए, वो बहुत ही डिफरेंट स्पीशीज़ है, अगर उनके बीच में भी मेटिंग हो रहा है तो उससे भी एक न्यू कॉम्बिनेशन अराइज होता है, एक न्यू वेरिएशन अराइज होकर निकलता है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब क्या कि एक पॉपुलेशन है जिसमें इनब्रीडिंग, यानी कि उसी पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म आपस में ही ब्रीडिंग कर रहे हैं और बहुत इंटेंसिव ब्रीडिंग कर रहे हैं, एंड ड्यूरिंग दैट वन इसमें से एक छोटा सा पॉपुलेशन क्या हुआ, पूरा ही एलिमिनेट हो गया, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। कि मतलब सडनली कुछ ऐसा हुआ कि पूरा एक इधर का अलील जो फ्रीक्वेंसी है, जीन फ्रीक्वेंसी है, पूरा एलिमिनेट हो गया, जिसकी वजह से अब क्या हुआ, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, ये जीन है, ये क्या करने लगे, डोमिनेट करने लगे, और वहाँ पे सिर्फ उसी का ही वहाँ पर वो डोमिनेट करके वही वाली जीन मिलने लगा। ठीक है, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू अ न्यू वेरिएशन, मतलब कि अब यही प्रिडोमिनेंटली वहां पर रहेगा और आगे पास ऑन होगा नेक्स्ट जनरेशन में। सो ये सारे रीजन है वेरिएशन अराइज होने की वजह से के लिए। ठीक है, एंड दिस इज जेनेटिक। तो ये क्या होता है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है। ठीक है ना, तो वेरिएशन का वो आंसर दे पाया। नेक्स्ट आता है दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन। क्या हुआ, डार्विनिज्म ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेचुरल सिलेक्शन में उसने ये तो बता दिया कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, मतलब जिसके पास यूजफुल वेरिएशन होगा, वेरिएशन में भी क्या होगा, यूजफुल हार्मफुल दोनों होते हैं, जो यूजफुल वेरिएशन होगा वही सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगा और फिट होगा। बट वो ये नहीं समझा पाया कि ये फिटनेस आती कैसे है, हाउ दिस अराइवल ऑफ फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म कम्स। उसके बाद ओवर स्पेशलाइज्ड जो ऑर्गन है वो क्यों अभी तक परसिस्ट कर रहे हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन का कोई रोल ना होकर भी वो अभी तक प्रेजेंट है, एंड जो अनचेंज फॉर्म में कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है, स्टिल वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का आंसर वो नहीं दे पाया। बट अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म क्या है, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, इट इज बेस्ड ओनली ऑन द डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। मतलब कि वो क्या करेगा, दो ऑर्गेनिज्म में, एक में कुछ बेनिफिशियल चेंजेस होते हैं, यूजफुल चेंजेस होते हैं, वो वाला ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ग्रो करेगा, उसके बाद वो मेच्योरिटी पे पहुंच जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, और एट लास्ट वो क्या करेगा, अपने जीन्स को किसने, एक जीन पूल क्या होता है, एक यहाँ एरिया है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, तो इस ऑर्गेनिज्म सबका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है और जेनेटिक मेकअप है उसको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड जीन पूल। ठीक है, एक जीन का पूरा पूल है। अब इसमें जब ये ऑर्गेनिज्म ग्रो करके मेच्योर होके, क्योंकि इसके पास क्या है, यूजफुल वेरिएशन क्रिएट हुआ, तो ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, मेच्योर कर रहा है, और एट लास्ट वो अपने जीन्स को क्या करेगा, इस जीन पूल में कंट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, कैसे कंट्रीब्यूट करेगा कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन अराइज करेगा, यानी कि उससे मेच्योर होने के बाद ही तो क्या होगा, उससे ऑफस्प्रिंग बनेगी, तो अपने जीन्स को उस ऑफस्प्रिंग में डाल देगा, यानी कि अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, इस जीन पूल में अपना जीन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझ में आ रहा है। जबकि अगर यूजलेस वेरिएशन वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे, पहली बात तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, और एनी हाउ अगर उन्होंने सर्वाइव भी किया और मेच्योर भी हो गए, तो बिकॉज वो वाले क्या थे, वो यूजफुल नहीं थे, तो वो रिप्रोडक्शन के लिए सेलेक्ट नहीं होते हैं। क्या हो रहा है, देयर इज अ नॉन सिलेक्शन ऑफ दोज हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स फॉर रिप्रोडक्शन, दैट इज वाई वो क्या करेंगे, दे कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट देयर जीन्स इन द जीन पूल।
समझ में आ रहा है? मैं दोबारा समझा रही हूँ, जो यूजफुल वेरिएशन वाले ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योर होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपना जीन जो है वो ऑफस्प्रिंग में पास ऑन करते हैं, मतलब जीन पूल में अपना जीन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट जो हार्मफुल और वेरिएशन वाले ऑर्गेनिज्म है, पहली बात तो सर्वाइव ही नहीं करेंगे। अगर सर्वाइव करें एनी हाउ मेच्योरिटी तक वो रीच भी कर गए, उसके बाद भी क्या होगा, दे विल नॉट सेलेक्टेड फॉर द रिप्रोडक्शन। सो इसी वजह से वो क्या करेंगे, अपने जीन को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो अपने जीन्स को जीन पूल में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि बेनिफिशियल वाला जो जीन है वो ही जीन पूल में आ रहा है, बार बार उसी इंडिविजुअल का सिलेक्ट हो रहा है रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये बेनिफिशियल वाला है, यही बार बार सेलेक्ट होगा, बार बार उससे फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जीन्स पास ऑन होंगे। तो यहाँ पे क्या होगी, देयर इज अ ओवर क्राउडिंग ऑफ द सेलेक्टेड वन जीन, मतलब कि यूजफुल जो जीन है वो ही यहाँ पर डोमिनेट करने लग जाएगा, क्योंकि हर बार वो ही सेलेक्ट हो रहा है रिप्रोडक्शन के लिए, और जो हार्मफुल वाला है वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। सो दैट लीड्स टू अ ओवर पॉपुलेशन ऑफ दिस सिलेक्टेड वन जीन्स। ठीक है, इसी वजह से क्या हो रहा है, अराइवल हो रहा है। किसी भी नया कैरेक्टर है वो कैसे अराइव होता है, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। कि रिप्रोडक्शन में ज़रूरी नहीं है कि जितने भी वेरिएशन है वो सारे ही रिप्रोडक्शन में पार्ट ले, जो यूजफुल होंगे वो ही उसमें पार्ट लेंगे। तो इसी वजह से वो नया कैरेक्टर है वो अराइव होता है। ओवर स्पेशलाइज ऑर्गन इसलिए ही अभी तक प्रेजेंट है क्योंकि उनके जीन्स जो है वो जीन पूल में अभी तक प्रेजेंट है। वेस्टिजियल ऑर्गन का भी यही रीज़न है और अनचेंज फॉर्म का भी यही रीज़न है। एक और चीज़, जो जेनेटिक वेरिएशंस जो पहले डार्विनिज्म में बताया कि जितने भी वेरिएशंस यूजफुल होते हैं वो सब आगे पास ऑन करते हैं, नेचर उसे सेलेक्ट करती है। बट ऐसा नहीं है, जितने भी यूजफुल वेरिएशन जेनेटिक लेवल पे अगर वो होते हैं तो ही वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे, अगर वो सोमैटिक सेल के लेवल पे होंगे तो वो पास ऑन नहीं होंगे। ये भी पॉइंट उसने न्यू डार्विनिज्म में डिस्कस किया। ठीक है, समझ में आया? आई होप इससे आपको सारे जो क्रिटिसिज्म है उसका आंसर मिल गया। ठीक है, अब क्या होगा, जो सिलेक्टेड वन इंडिविजुअल है ये क्या होंगे, जो अपनी जो पेरेंट पॉपुलेशन है उससे सेपरेट हो जाएंगे, एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से वो पेरेंट पॉपुलेशन के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे और सेपरेट होने लगेंगे। ठीक है, तो आइसोलेशन होता है। एंड एट लास्ट क्या होगा, जो ये सिलेक्टेड वन पॉपुलेशन है इसमें और म्यूटेशन क्रिएट होता है, फर्दर इसमें म्यूटेशन होता है, फर्दर इसमें एडेप्टेशन या फर्दर वेरिएशंस क्रिएट होते हैं और उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, द लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज जो अपनी पेरेंट स्पीशीज से सेपरेट हो चुकी है और अब उसके साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती है। दैट इज व्हाई दिस इज हाउ अ न्यू स्पीशीज गेट फॉर्म, जो डार्विनिज्म में क्लियर नहीं था बट न्यू डार्विनिज्म में ये अच्छे से क्लियर हुआ, क्योंकि वो क्या हो रहा है, उसमें म्यूटेशन वेरिएशन इतना क्रिएट हो रहा है कि वो सर्टेन डिफरेंसेस क्रिएट कर लेती है अपना और पेरेंट पॉपुलेशन के साथ। ठीक है, और पेरेंट के साथ। फाइन, दिस इज हाउ अ न्यू स्पीशीज गेट फॉर्म। सो आई होप दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर इन न्यू डार्विनिज्म, और इसलिए ही ये वेल एक्सेप्टेड था क्योंकि इसने जितने भी मॉडर्न लेवल पे जितने भी पॉइंट्स थे वो सब कवर अप किए थे। ओके, सो टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।